सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, मैं मलिक रियाज आप लोगों का फिर से अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 12 आर्ट्स में आती 12वीं इकाई पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रेडियम की आत्मकथा। महावीर प्रसाद त्रिवेदी इसके लेखक हैं, जिनका जन्म सन 1864 और निधन सन 1938 में हुआ है। एक युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद त्रिवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामशाही दुबे था और वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। उन्हें GIP रेलवे में नौकरी मिल गई थी। विद्यार्थी मित्रों, इनका जो कार्य था वो कार्य की दक्षता ये दर्शाती है कि उनकी जो आर्थिक परिस्थिति थी, उनकी आर्थिक परिस्थिति के कारण उनकी शिक्षा अच्छे ढंग से नहीं हो पाई और वो तुरंत ही जो रेलवे की नौकरी थी वो रेलवे की नौकरी को उन्होंने स्वीकार किया था। कुछ समय बाद टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुए। नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का गहन अध्ययन किया। महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने विविध भाषाओं को भी सीखने का प्रयास किया था और साथ साथ उन्होंने तार बाबू के रूप में भी अपनी नौकरी को स्वीकार किया और साथ साथ हिंदी के साथ साथ उन्होंने कई ऐसी भाषाएं थी जिसके अंदर मराठी थी, गुजराती थी, संस्कृत थी आदि कई भाषाएं को उन्होंने गहन करने का प्रयत्न किया था। सन 1903 से सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। वे भाषाशास्त्री, रचनाकार और अनुवादक और व्याकरण और इतिहासज्ञ और अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। काव्य मंजूषा, त्रिवेदी काव्यमाला, कविता कलाप उनकी काव्य रचनाएं हैं। अनुदित काव्य में अगर बात करें तो गंगा लहरी, ऋतुरंगिणी और कुमार संभवम आदि है। अनुदित गद्य रचनाओं में भामिनी विलास, अमृत लहरी शिक्षा और स्वाधीनता, जल चिकित्सा और हिंदी महाभारत आदि अनुदित गद्य रचनाएं तथा हिंदी शब्दा शिक्षावली, तृतीय भाग की समीक्षा, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और संपत्ति शास्त्र और विज्ञान वार्ता और वाणी विलास, विचार विमर्श आदि इनकी रचनाएं हैं। त्रिवेदी जी के प्रथम साहित्यकार है जिनको हिंदी साहित्य सृजन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। वो प्रथम साहित्यकार है जिनके लिए आचार्य की जो उपाधि है वो प्राप्त उनको हुई थी। अगर ये इकाई की हम बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो इस इकाई के अंदर हम देखेंगे कि प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार उनकी यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन हुआ है। आत्मकथानक शैली यानी कि अगर वार्ता कथनात्मक की बात करें तो आत्मकथनात्मक शैली जो है कि जिसके अंदर एक रेडियम खुद से अपने आप को बयां कर रही है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें अंकित करी हुई है। संस्कृत, असम और अरबी फारसी भाषा के शब्दों की अधिकता इसमें पाई गई है। इस इकाई के अंदर संस्कृत, असम, अरबी, फारसी और हिंदी भाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो देखेंगे इस इकाई में क्या कहा है। शुरुआत करते हैं विद्यार्थी मित्रों, ध्यान से आपके पास पुस्तक रखना। मैं कहाँ जन्मा यह कहना मेरा सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। ये एक रेडियम कह रहा है और रेडियम जो एक पदार्थ के हिसाब से, एक धातु के हिसाब से अगर हम बात करें तो रेडियम खुद की आपबीती को बयां कर रहा है और इसीलिए कहा है, शुरुआत में इसीलिए लेखक ने लिखा है कि मैं कहाँ जन्मा यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेय में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। आपको ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेय और काल के अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई, यानी ब्रह्मांड के अंदर इस रेडियम का आविष्कार हुआ मगर ये कोई जानता नहीं था। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच अद्भुत घटना घटी। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायक सागर का एक अंश बन गया।
इस दशा में मैं कई युगों तक था और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी, बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई, परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवंती होती गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। ये रेडियम ने अपने आप की बयां की है और अपने आप की आप बीती को बयां की। उसके अंदर परमाणु में मिलकर परमाणु की जो शक्ति थी वो शक्तियों को पाकर रेडियम ने अपनी एक नई पहचान मिली और कई वर्षों तक ये रेडियम जो है वो रेडियम जलता रहा और एक नई अवस्था युगों तक वो पड़ा रहा। निदान दशों दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना हुई। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था। इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। यह नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणत हो गया और अंत में फटकर मिट गया तथा ज्योतिर्मय वायव पदार्थों के रूप में परिणत हो गया। इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार से बड़े वेग से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। यह दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो सफ़र यात्रा है वो रेडियम अपने आप में बिता रहा है और रेडियम अपने आप में इसलिए वो कथानक आत्मकथानात्मक शैली जो है उसका यहाँ पर जो वर्णन है वो वर्णन महावीर प्रसाद त्रिवेदी के द्वारा हमें करने का प्रयत्न किया है। और यहाँ ये भी बताया है कि जो रेडियम है वो रेडियम की जो यात्रा है वो यात्रा एक संसार से दूसरे संसार तक वो कैसे गया उसकी बात यहाँ पर करी है। हम आगे देखेंगे कि रेडियम की उत्पत्ति कैसे पृथ्वी पर हुई, आगे हम देखते हैं विद्यार्थी मित्रों। इसी प्रकार में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि उन अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा जो सुकुड़ते सुकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया। जैसे कि हमने देखा है कि ब्रह्मांड जो देखेगा, अगर पृथ्वी की अगर उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो हमें ब्रह्मांड में पहुंचना पड़ेगा। ब्रह्मांड में कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम आज तक हमारे ज्ञात में नहीं है, वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंच पाए। हम देखेंगे तो चंद्र की अगर हम बात करें विद्यार्थी मित्रों तो चंद्र के अंदर हम देखेंगे तो चंद्र तक हम पहुँच चुके हैं, उसके बाद हम मंगल तक भी पहुँच चुके हैं। मगर कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ तक हमारी जो वैज्ञानिक तकनीकी है वो तकनीकी अभी भी फेल मालूम होती है। ऐसे ही बात अगर हम करें तो पृथ्वी भी ऐसे ही सुकुड़ते सुकुड़ते एक अग्नि का गोला था, उसमें से सुकुड़ते सुकुड़ते वो पृथ्वी बन गई। और मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था और मुझे आराम करना आवश्यक था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर अनन्याय धातु के साथ लेटा रहा। और क्या हुआ कि पृथ्वी की जो पेटाल है, पृथ्वी के जो अंदरी हिस्सा है वो अंदरी हिस्से में रेडियम अंदर अपने आप को जगह मिल गई और रेडियम कह रहा है कि घोर निद्रा में आकर मैं यहाँ लेटा रहा। घोर निंदा ने आकर घेरा और मैं कुंभकर्णी नींद में निमग्न हो गया। निद्रा पूरी भी न हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठाना पड़ा। मैं इस हिरण्यगर्भ के पेट में कई करोड़ों कई पद्म वर्षों से विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका था। धरती का ऊपरी भाग आधी पानी से कटकर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई थी। मैं बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चिर संगनियों से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित किया। यहाँ पर रेडियम बता रहा है
कि मेरा जो काल है वो काल वैज्ञानिकों के द्वारा सफलता के कारण और उनको मिली एक नई खोज के कारण मेरा उनके सामने आना जरूरी था। वियोग का फल कड़वा होता है। यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्य को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था, क्योंकि पशुओं में सिंह की जैसी धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही मैं मौलिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्य ने मुझे बैठाया। उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण है कि रेडियम बता रहा है कि हर चीज़ों में कि जैसे कि पशुओं में सिंह की जो एक अलग पहचान है, वैसे अगर हम बात करें तो देवताओं में इंद्र महान माने जाते हैं और कंकड़ों में जैसे रत्न जो है वो रत्न सम्मानित होता है, वैसे इंसानों के अंदर बीच रहकर मुझे एक नया जो है एक नई पहचान मिली और इस नई पहचान से मैं अपने आप को आगे बढ़ाता रहा। मेरी उत्पत्ति पिच ब्लेडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। अगर हम रेडियम की बात करें तो रेडियम के अंदर हम देखेंगे तो प्लीच ब्लेडी नामक एक खनिज पदार्थ है और उससे रेडियम की एक उत्पत्ति मानी जाती है। यूरानियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता है। अर्थात यदि तुम यूरानियम को कुछ देर यूं ही रख दो तो उससे आप आयोनियम और आयोनियम से मैं बन जाऊंगा। अगर हम रेडियम की बात करें तो रेडियम के पितामह कौन है? आयोनियम। और आयोनियम से अगर रेडियम मैं बन जाता हूँ। अच्छा, तुमने कभी पारस पत्थर का भी नाम सुना है? यह वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। पारस एक पारसमणि होता है जिसे हम विद्यार्थी मित्रों अगर लोखंड जो है जैसे लोहा हम कहेंगे, लोहे के ऊपर अगर उसे घस देने में आए तो लोग यानी वो भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है, ऐसी मान्यता है। मगर बन जाता है और जस्ता यानी कि चांदी का रूपांतरण ग्रहण करता है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यूँ कहो कि वे निम्न श्रेणी के धातु के उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे एक कपोल कल्पित वस्तु बतलाया और इसकी हंसी उड़ाई। यानी भारतीयों के पास जो ये एक नया पदार्थ था वो भारतीय वैज्ञानिकों के पास भी था, मगर विदेशी जो यानी कि पश्चिमी जो वैज्ञानिक थे वो उन्होंने ये सारी बातों को मानना जरूरी नहीं समझा था। आगे हम बात करेंगे तो अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली है। वे समझने लगे हैं कि जैसे यूरानियम में से रेडियम और मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकती है। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया है। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों लगेंगे। यानी कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारा आविष्कार कर लिया मगर पारस पत्थर को वो बना नहीं पाएंगे। ये रेडियम एक अपने आप में बातें कर रहा है। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। रेडियम खुद कहता है कि अगर मूल्य आका जाए तो सारी वस्तुओं में बहुमूल्य है। मेरा एक कण का जितना दाम है उतने में सोना और प्लेटिनियम ढेर के ढेर लग सकते हैं। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आलपीन के सिरे के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपये है। यानी कि क्या कह रहा है कि जो उसका मूल्य है वो मूल्य एक छोटे से टुकड़े का मूल्य 75,000 रुपये है। लंदन के मिडल सेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण है। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन के देखा नहीं जा सकता। इतने छोटे टुकड़े हैं रेडियम के कि जिसे हम कहेंगे कि एक अलग जिसे हम माइक्रोस्कोप लगाकर उसे देख सकते हैं।
पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। कितने हैं कि जिसके हम माइक्रो एकदम इसे हम देखेंगे तो उतने ही कण की जो कीमत है वो 30,000 रुपये मानी जाती है। वे कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रहते हैं और वो क्या करते हैं कि जो कांच की नली है वो कांच की नली में वो उसको रखा गया है। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती है। 3 प्रकार की किरणें विद्यार्थी मित्रों रेडियम के अंदर से निकला करती है, उन्हें तुम खाली आंख नहीं देख सकते। 3 प्रकार की अगर ऐसी किरणें हैं, अगर उसको आप कुछ अपने आंखों के आगे ऐसी परत न बनाकर पहन कर न देखो तो वो आप खुली आंखों से यानी कि खुली आंखों से आप देख नहीं पाओगे। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणु को भी विकिरण करता रहता हूँ। परमाणु जिसे हम कहेंगे कि परमाणु से हम यहाँ पर काकरापार में हम देखेंगे कि तो ऑटोमेटिक जो सेंटर है वो परमाणु पर है तो निर्मित है, तो वैसे परमाणु को भी यानी क्या है कि विकिरण करता रहता है, यानी कि उसे भी चमकाता रहता है ये रेडियम। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूँ। पहले मैं पीले रंग का रहूँगा किंतु धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊंगा। अगर पानी में रेडियम को डाला जाए तो पहले वो पीला रंग का बनेगा, उसके बाद वो गुलाबी रंग का बन जाता है। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा गुल खिला दूंगा। पानी से जितना चाहो उतना उज्जन और ऑक्सीजन जमा कर लो। एक बात और याद रखो कि मेरे पास का तापक्रम आसपास के स्थानों के तापक्रम से अधिक रहता है, यानी कि रेडियम जो अगर धातु को हम पकड़े तो वो गर्म धातु कहा जाता है। अब मेरी कुछ उपयोगिता को सुन लो, यानी रेडियम कहता है कि मेरी उपयोगिता क्या है। तो नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है, यानी कि हम कैंसर जो है, कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर जैसे नासूर है यानी कि जिसे हम अच्छा नहीं कर पाते, या फिर पुराना घाव हो या जिसमें छेद हो गया हो और जिसमें हमेशा मवाद यानी बहता हो, यानी कि उसके अंदर से कुछ ऐसा खराब पानी बहता हो, वो अगर नासूर हम कहेंगे कि अब के नासूर के रोगों की चिकित्सा में मेरे द्वारा की जाती है। हजारों रोगियों की जान मेरी बदौलत बच गई है। या अगर रेडियम की हम बात करें तो लेज़र किरणों के द्वारा आपने विद्यार्थी मित्रों सुना होगा कि ऑपरेशन होता है तो उस लेज़र किरणों के द्वारा जो लेज़र के द्वारा जो होता है वो ही रेडियम है। विद्यार्थी मित्रों आपको बताता चलूँ कि जो लेज़र जो है ऑपरेशन वो जिसे एक बहुत ही छोटा ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन भी उससे किया जाता है और उसके अंदर जैसे कि हम कहेंगे कि उसके अंदर हम घाव नहीं पड़ने देते, सिर्फ उसके घाव के ऊपर से एक ऐसी परत को वो हटाकर वहाँ से वो ऑपरेशन की जांच की जाती है या फिर उसकी ऑपरेशन किया जाता है। तो रोगियों के नासूर यानी कि बहुत जूना या पुराना घाव हो तो भी उसके ठीक करा जाता है। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। हजारों वर्षों तक अगर वो देखा जाए तो रेडियम अपना प्रकाश नहीं खोता। मैं एक धातु की छड़ के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक देखता हूँ। अगर कैंसर वाले दर्दी की अगर हम बात करें या उसके पेशेंट की अगर हम बात करें तो कई वर्षों तक या उसे कई दिनों तक वो लेज़र की ट्रीटमेंट दी जाती है और वहाँ पर उसको वो घाव को वहाँ पर गर्म किया जाता है जिससे उसके जो कीटाणु है वो कीटाणु मर जाए। तो वहाँ पर भी रेडियम का उपयोग किया जाता है। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। मैंने आपको बताया कि जो कीटाणु होते हैं वो कीटाणु वहाँ से दूर हो जाते हैं। मेरा यह विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे देखते हैं। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य होता जाता हूँ, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे
किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता। यानी कि रेडियम के साथ अगर वर्षों तक काम किया जाए तो भी रेडियम का जो है वो रेडियम की मात्रा कम होती नहीं है। एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है। मैं देख रहा था कि तुम मुझसे हाथ से छूते हो या नहीं। खूब बचे। यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथ से स्पर्श करते तो मैं उसका मज़ा तत्काल चखा देता। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे। यानी कि वो इतना गर्म है रेडियम कि जिससे आपके हाथों में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े उठ आवेंगे जो शीघ्र आराम न हो सकेंगे। इतना कष्ट बहुत असह्य होता है। इतने से तुम यह न समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया। भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामतें कर दिखाऊंगा। मेरे विलक्षण चालों को सुन तुम्हें दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ेगी। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीखोगे। रेडियम खुद कह रहा है कि जैसे जैसे विज्ञान अपना खोज को आगे बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे रेडियम अपने आप में कुछ अलग ही प्राप्त करते रहेगा। दिन दिन विज्ञान देवताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बना रहूँगा। मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। आपने देखा होगा कि रेडियम वाली जो घड़ी होती है, घड़िया के अंदर ऐसे रात में अगर उसके हम अंधेरे में देखें तो वो चमकने लगती है। तो वो क्या कहता है कि कृत्रिम, रेडियम खुद बता रहा है कि वो कृत्रिम वस्तु है जो निकल पड़ी है अभी बाज़ारों में। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता जाऊँगा। और रेडियम कह रहा है कि ब्रह्मांड से निकलकर मैं आपकी हाथ की कलाई तक आ पहुँचा हूँ। ये बहुत बड़ी यात्रा है विद्यार्थी मित्रों, और ये बहुत बड़ी यात्रा के कारण ऐसा मत समझना कि अब मैं थक चुका हूँ और मेरी यात्रा यहाँ से पूर्ण हुई। बस एक बात और, मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि वे मेरी कदर करना नहीं जानते। देखो भारत में कितनी खाने हैं जहाँ मैं विद्वान हूँ, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोद कर निकाले और मेरी उपयोगिता को समझे। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ। रेडियम क्या कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझसे बहुत सारा काम ले सकते हो, मगर भारतीय वैज्ञानिकों को मैं कहता हूँ कि अगर मुझे बड़ी बड़ी खदानों में से आप खोज निकालोगे तो आपकी ही यहाँ पर, यानी कि आप क्या है ऐसा करना नहीं चाहते जिससे अगर आप मेरी कदर करोगे तो मैं भी आपकी कदर करूँगा। ये इंसानी शक्ल में बयां करने की जो बात है वो बात यहाँ पर हमें महावीर प्रसाद जी ने करी है, और एक आत्मकथा खंड के रूप में हमें ये समझाने का, यानी कि रेडियम खुद हमसे जैसे बातें करता हो, ये समझाने का प्रयत्न महावीर प्रसाद ने हमारे साथ किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखते हैं कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा और ज़्यादा समझ में भी आया हो। फिर भी आप एक बार इस पुस्तक के अंदर जो दिया हुआ गद्य है उसको एक बार पढ़ोगे और स्वाध्याय के जो प्रश्न है उसको आप लिखोगे। आभार, धन्यवाद।